नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बताएंगे और इससे जुड़े नियम कानून बताएंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप से संबंधित कानूनों को संकलित करता है और भागीदारी के व्यापार और वाणिज्य को निश्चितता प्रदान करता है। कोई भी व्यापार जो किसी विशेष अनुबंध के अंतर्गत से अधिक व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसे व्यापार की भागीदारी कहा जाता है। व्यापार का क्षेत्र आकार अगर बड़ा हो तो उसे अकेला व्यक्ति नहीं संभाल सकता। सुचारू रूप से चलाने के लिए दो या इससे अधिक व्यक्तियों की आपस में मिलकर यानी साझेदारी के रूप में व्यापार चलाना होता है। किसी भी व्यापार को कई प्रकार से अर्थात प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एचयूएफ और साझेदारी फर्म के रूप में चलाया जा सकता है। प्रत्येक व्यापार के स्वरूप और आकार पर निर्भर करता है कि उसका संचालन किस रूप में किया जाए। भारतीय साझेदारी अधिनियम कारोबार में साझेदारी के नियमों को पेश करता है। तो ये तो थी भारतीय साझेदारी अधिनियम से जुड़ी बुनियादी जानकारी। आज भारतीय साझेदारी नियम अधिनियम के बारे में जानकारी देंगी हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुंजन कुमार जी। गुंजन जी आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841। इसके अलावा 8377009636। तो गुंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पहला सवाल गुंजन जी आपसे मैं यही करना चाहूंगी कि पार्टनरशिप एक्ट क्या है और इसका मकसद क्या है। नमस्कार जायरा जी। पार्टनरशिप एक्ट व्यापार करने का एक तरीका है। जैसे एक व्यापार होता है, कई लोग व्यापार करना चाहते हैं और हर आदमी कंपनी बना के व्यापार नहीं कर सकते। लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे, अपने व्यक्तिगत लेवल पे व्यापार करते हैं, किंतु एक वक्त आता है जब व्यापार का साइज बड़ा होने लगता है और वो अकेला इस व्यापार को लेके नहीं चल सकते। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने साथ अपने संगी साथियों की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में जब दो या उससे अधिक लोग आपस में मिलकर एक व्यापार को और प्रॉफिट कमाने की नीयत से जब आपस में जुड़ते हैं और व्यापार करने के उद्यत होते हैं, उसको हम साझेदारी का व्यापार कहते हैं। मुख्य मुद्दा ये होता है, एक जना अकेले कितनी सारी चीजों को देखेगा, तो वहां दो या तीन जने कंपनी बनने से हमारी कई सारी ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उन चीजों से बचते हुए आप व्यापार कर सकते हैं एक इंडिविजुअल की तरह, एक व्यक्तिगत व्यक्ति की तरह। उसमें आपको एक कंपनी की जो बाकी कानूनी आवश्यकताएं हैं और जो फॉर्म्स की फिलअप होती है, उन सब की आवश्यकता नहीं होती। आप व्यापार करते हैं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप निर्णय जल्दी ले सकते हैं, आपको बोर्ड के पास नहीं जाना होता, आपको हर वक्त फाइलिंग नहीं करनी होती, आपको आरओसी की परमिशन हर समय नहीं चाहिए होती। दो या तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, पांच व्यक्ति आपस में मिलते हैं, व्यापार करते हैं और उसके अंदर इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो इस बात को किसी भी तरह का निर्णय तुरंत ले सकते हैं। और किसी को हम एक छोटे रूप में कहते तो ये हमारा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इसी चीज को देखा जाता है। बट चूंकि दो या तीन व्यक्ति आपस में मिलते हैं, उनका जो संबंध है, आपसी संबंध, वो किस तरह गाइड होगा, वो किस तरह से चलेगा, उसके जो नियम है वो इस पार्टनरशिप एक्ट। जी वहीं गुंजन जी, चार तरह की पार्टनरशिप के बारे में बताइए, वो क्या होती है। देखिए, पार्टनरशिप मुख्यतः जो चार तरह की होती है मुख्यतः जैसे मानी जाएंगी। एक तो जनरल पार्टनरशिप, हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट। जैसे पार्टनरशिप बनाया, मैंने एक फर्म बनाया किसी संगी साथी के साथ मिलकर। अब उस फर्म के जो नियत है वो ये है कि मैं इसमें हर तरह के बिजनेस करूंगा, और जब तक हमारी आपस में रहेगी, हम आपस में सहयोग कर पाएंगे, तब तक हम बिजनेस करते हैं। इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। मतलब इसमें ना ही कोई तारीख निर्धारित होती, ना ही कोई वक्त निर्धारित। एक दूसरी चीज होती है हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। का मतलब ये होता है जब आपने एक पार्टनरशिप किसी खास मकसद के लिए, जैसे आपने एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए आपने आप पार्टनर, जब वो बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाएगी वो पार्टनरशिप, उसे हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक वक्त के लिए, नियत वक्त के लिए, वो इसे कहा जाता है पर्टिकुलर। एक होता है अनरजिस्टर्ड पार्टनर और एक होता है रजिस्टर्ड पार्टनर। दोनों का फर्क ये होता है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार और फर्म्स के पास,
और अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड नहीं होता। जैसे एक कंपनी के अस्तित्व में आने के लिए आवश्यक है कि आरोपी के पास रजिस्टर हो, उसके बाद ही कंपनी में अस्तित्व आता है। तो एक फर्म के साथ ऐसी बात, जब हम एक आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं फर्म के क्रिएशन के लिए, जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं या पार्टनरशिप डीड कहते हैं या एग्रीमेंट फॉर पार्टनरशिप, जिस दिन वो डीड ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच साइन हो जाती है, सभी हस्ताक्षर कर देते हैं, उस दिन वो फर्म अस्तित्व में आती है। और फिर उसको हमें उस फर्म को चलाने के लिए उसको रजिस्टर करने की आवश्यकता कानूनी रूप से बाधित होती है। लेकिन जब उसको रजिस्टर करते हैं तो उसे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहा जाता है। और रजिस्ट्रेशन होने से आप उसके बेनिफिट्स होते हैं, कुछ आपके अधिकार बढ़ जाते हैं। ये इस तरह के 4 पार्टनरशिप एक्ट बिल, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप प्रकार है। जी, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने चारों पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पर बताया है। और इस वक्त एक कॉलर भी हमारे साथ तरुण जुड़ चुके हैं कानपुर से। तरुण, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप? हाँ जी मैम। जी पूछिए। मेरा सवाल ये है जी, मेरे ऊपर एक 376 का झूठा आरोप लगाया गया है, जो कि मेरे चाची ने लगाया है। ये मेरे पड़ोस की चाची है परिवार की, ठीक है, उन्होंने लगाया है ये मेरे ऊपर। मेरा सिलेक्शन जो है यूपी पीएससी के लिए हो चुका है और वो इस बात से ईर्ष्या करती हैं, जलती हैं मुझसे, ठीक है। इन सबको देखते हुए उन्होंने मेरे को झूठा आरोप लगा दिया है, तो उससे बचने के लिए मुझे बताइए क्या करना चाहिए। जी, हालांकि आज के मुद्दे से जुड़ा ये सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी गुंजन जी आप इनको जवाब दे सकते हैं इस बारे में। देखिए ज़ारा जी, इन्होंने जो सवाल किया वो बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ एक झूठा आरोप लगाया गया। जी, देखिए आरोप तो आरोप होता है, वो झूठा है या सच्चा है ये तो जब साक्ष्य आएंगे उसके बाद जज साहब निर्णय लेते हैं। आपने कहा झूठा आरोप है, आपकी स्थिति है, आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपके हिसाब से झूठा आरोप है, वो बात ठीक है। किंतु जब तक इसके ऊपर पुलिस अपनी कार्यवाही नहीं करेगी, साक्ष्य नहीं जुटाएगी और उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट नहीं बनाएगी, और तब तक हम इससे कुछ भी नहीं कह सकते कि ये झूठा या सच्चा है। इन्हें हम मतलब इनकी स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, लेकिन इससे हम बच नहीं सकते। जब इन पे आरोप लग गया तो उसके ऊपर पुलिस ने अपनी कार्यवाही करनी है, वो पूरी कार्यवाही करेंगे ही करेंगे। अगर इन्हें लगता है ये आरोप बिल्कुल ही झूठा है तो इनके पास एक ऑप्शन है कि ये पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करे, प्रयास करे कि पुलिस अपनी रिपोर्ट 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करे और उस चार्जशीट को ये चैलेंज करें कंसर्न कोर्ट के पास या फिर हाई कोर्ट के पास, वहां 482 के अंदर चैलेंज करें कि इसके अंदर केस नहीं बनता है, कोई साक्ष्य नहीं पाएगा। किंतु फिर वो भी जज के विवेक पर निर्भर करेगा, वो इसको किस तरह से देखते हैं। किंतु जब एक आरोप लग जाता है तो वो लग जाता है, उसकी तो पूरी लीगल कॉन्सिक्वेंस फॉलो करनी पड़ती। जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर। और तरुण, आपको अपना जवाब मिल गया होगा, तो चलिए फिलहाल अब हम भी आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल गुंजन जी आपसे ये करना चाहेंगे कि एक आदर्श भागीदारी के 6 आवश्यक नियम क्या होते हैं? देखिए, जो आवश्यकताएं हैं एक आदर्श भागीदारी की, जैसे मैंने कहा कि ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलकर सोचते हैं कि हम आपस में मिलकर और प्रॉफिट कमाने यानी मुनाफा कमाने की नियत से काम करेंगे, तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो यही है कि एक तो आपके पीछे एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि जब आपने कहा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनकी सोच में फर्क हो सकता है। जब वो अपनी सोच को लिखित रूप में डालते हैं तो उनके बीच किसी तरह के कंफ्यूजन की जो संभावना है वो कम से कम हो जाती है। तो पहली जो चीज है वो ये है कि आप अपनी सोच को लिखित रूप में डाल के और एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लें, जिससे कि वो एक पार्टनरशिप के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति कम से कम बनती है। दूसरी चीज ये होती है कॉमन गोल। अब ये नहीं कि जब हम 2 जने या 3 जने मिल रहे हैं तो हमें एक कॉमन गोल लेके चलना है, हमें एक बिजनेस की बात करनी है। ऐसा ना हो कि एक पार्टनर एक तरफ की बिजनेस की बात करता है और दूसरा पार्टनर दूसरी तरफ की बिजनेस की बात करता है। जैसे मसलन कोई कहता है मैं ट्रेडिंग करूंगा और दूसरा पार्टनर कहता है जी हम ट्रेडिंग नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो पार्टनरशिप है उसके टूटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तीसरी चीज है कि जब भी आप पार्टनरशिप में एंटर करें तो आपकी सोच लॉन्ग ड्यूरेशन की होनी चाहिए, लंबे समय की होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 6 महीने के लिए आप सोच के चल रहे हैं कि जी मैं तो 6 साल भर देखूंगा और साल भर के बाद अगर नहीं बनी बात तो मैं छोड़ के निकल जाऊंगा। ऐसे स्थिति में पार्टनरशिप जो है वो चलती नहीं, वो सही बात, उसमें नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और वो लीगली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना। चौथी चीज होती है गुड फेथ। पार्टनर जब हम काम कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर की जो उस बिजनेस के प्रति की गई जितनी भी कार्यवाही है उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है, और अगर किसी तरह का नुकसान हो गया तो वो हर पार्टनर को बराबरी
उसको झेलना पड़ता है। इसलिए गुड फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हर पार्टनर का एक दूसरे को भरोसा हो। अगर भरोसे में कमी होगी तो वो इस पार्टनरशिप को नहीं चला सकते, इससे वो डिफिकल्टीज आती हैं। तीसरी चीज जो अगली चीज है वो है आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए, पैसा हो कंपनी में आपके पास। जो बिजनेस को जब आप एक पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं तो आपके पास एक सफिशिएंट कैपिटल हो, ताकि आपको पता है कि मैं साल 2 साल के लिए इस बिजनेस को चला सकता हूँ। बिना कैपिटल के अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको इसमें नुकसान होगा और पार्टनरशिप के बंद होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। और आखिरी चीज जो मेरे हिसाब से बहुत आवश्यक है वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिजनेस बिना रजिस्ट्रेशन के भी कर सकते हैं, किंतु अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो एक हमारे को सबसे बड़ी नुकसान होता है वो है सेक्शन 69 पार्टनरशिप एक्ट का, जो ये कहता है कि एक अनरजिस्टर्ड फर्म अगर उसे उसकी लेनदारी है, अगर अर्थात उसने किसी से अगर पैसे लेने हैं तो वो उस पैसे की रिकवरी के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है जी। तो आप बिजनेस करें और अगर आपकी बकाये राशि को अगर उगाही करने के लिए आप कानूनी सहायता नहीं ले सकते तो इससे बुरी चीज मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगी। तो आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये 6 जो चीजें हैं जो एक आइडियल पार्टनरशिप को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। जी गुंजन जी, अगला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि साझेदारी में पंजीकरण के लिए जो दस्तावेज चाहिए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होते हैं? पंजीकरण के जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो है पार्टनरशिप डीड, पार्टनर के आईडी प्रूफ, पार्टनरशिप का जो एड्रेस है, जो भी जहां से वो अपना बिजनेस चला रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ, और अगर प्रॉपर्टी जिस जगह से वो एड्रेस अपना बिजनेस चला रहे हैं अगर वो रेंट पे है तो लैंडलॉर्ड का एनओसी, और पार्टनरशिप फर्म के नाम पे पैन कार्ड, उसकी डिटेल बस। और साथ में एक जो उनकी फीस होती है वो हर राज्य में अलग है, प्रस्तावित है, उसके हिसाब से। जी जी। इसके अलावा समझौता करार क्या होता है और किन नियमों से ये संचालित किया जाता है? देखिए, समझौता तो मुख्यतः कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत चलता है, किंतु जो पार्टनरशिप का समझौता होता है वो पार्टनरशिप एक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अतिरिक्त पार्टनरशिप एक्ट पे गाइड होता है। उसके अंदर जो उसके नियम है वो उससे अप्लाई करते हैं। जो मुख्य बात है, एक समझौता एक किसी भी अन्य समझौते की तरह होता है जहाँ पे दो लोग आपस में मिलते हैं और किसी चीज के लिए मानते हैं, अग्री करते हैं। लेकिन जो दो मुख्य चीज है जो फर्क आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, वो हो जाता है एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है सेक्शन 27 का, जहाँ पे ये बात कही जाती है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये बिजनेस नहीं करेंगे। ये दो ऐसी चीजें हैं जो पार्टनरशिप के अंदर परमिट की गई हैं, अलाउ की गई हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर एक माइनर है, कोई माइनर है, वो यूजुअली किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, किंतु पार्टनरशिप के अंदर फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप और उसके माइनर के बेनिफिट के लिए अगर किसी जैसे पार्टनर की डेथ हो जाए तो वो माइनर उस पार्टनरशिप के अंदर ज्वाइन करता है और उसको सिर्फ उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके स्टेट पे किसी तरह की लायबिलिटी नहीं आती। यानी अगर कोई घाटा हो जाए तो वो उस माइनर से रिकवर नहीं किया जाता, लेकिन उसकी बेनिफिट के लिए माइनर पार्टनर बनता है। और इस लेवल तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इसके अंदर थोड़ा विषयांतर है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन 27 का। नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये कहा जाता है कि आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि एक फला आदमी कोई ये बिजनेस नहीं करेगा। किसी तरह का जो रुकाव होता है किसी बिजनेस को करने में, किसी तरह के जॉब को करने में, वो नहीं किया जा सकता। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इसकी एक्सेप्शन क्रिएट की गई है। वहां ये होता है कि अगर एक पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं तो पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होने की स्थिति में कोई पार्टनर वो बिजनेस ना करे जो ये पार्टनरशिप फॉर्म करता था, या तो किसी नियत समय के लिए या किसी नियत स्थान के लिए। तो ये जो रोक है ये नॉर्मली सेक्शन 27 से बाहर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इसको परमिट किया गया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, जो ये करार है पार्टनरशिप का, वो मुख्यतः पार्टनरशिप एक्ट के इन दो प्रावधानों के से गाइड होता है। इसके अलावा जो जनरल रूल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो इसके ऊपर अप्लाई। जी जी जी। गुंजन जी, इसके अलावा किन नियमों के तहत धन उधार देने वाला जो शख्स होता है, जो पैसे उधार देता है, कारोबार का साझेदार बनता है? देखिए, साझेदार बनने के लिए आपको साझेदारी के जो करार है उसका आपको भागीदार बनना पड़ता है। तो जो व्यक्ति धन देता है इनको, अगर उधार के रूप में दे रहा है, तो जो साझेदार वहां पे उस वक्त हैं उस पर्टिकुलर फर्म के,
उन्हें अग्री करना पड़ता है कि जी मैं इस फर्म का, इन्हें जो हमें धन दिया जा रहा है ये हमारे फर्म के पार्टनर बन जाए। मुख्यतः वो पार्टनर बनते हैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मेरा जो धन, जो मैंने धन इनको दिया है, ये धन किसी तरीके से किसी ऐसे कार्य में उपयोग ना हो जिससे कि मेरा इसका नुकसान हो जाए और मैं आगे इसकी रिकवरी नहीं कर सकूं। तो उन्हें मुख्यतः उस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने को पार्टी बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति जो ऋण देता है उस पार्टनरशिप फंड को, उसके अंदर वो पार्टनर बनता है। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया गुंजन कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को, और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इन दर्शकों को भी जरूर फायदा पहुंचेगा जो तमाम चीजें आपने बताई हैं पार्टनरशिप और साझेदारी के बारे में। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।